प्रदीप सर, एक है तो सेफ है का जो नारा था, अब इस नारे को राहुल गांधी ने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया, जो तस्वीरें उन्होंने तिजोरी के अंदर से निकाली, जो धारावी का मैप निकाला, ये सारी ऐसा नहीं लग रहा है कि एक लाख करोड़ के धंधे की बात होने लगी। ये चुनाव जो है वो विधानसभा का चुनाव कम, अब ये धंधे की लड़ाई ज्यादा दिख रहा है साफ साफ। देखिए राम प्रकाश, इस सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2 साल से राहुल गांधी अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, 2 साल से ज्यादा हो गया। इन चुनाव में पहली बार उनके जो दावे हैं, उनके जो आरोप है, वो ऑथेंटिकेट हुए जब अजित पवार ने नाम लिया अडानी का। जिस दिन अजित पवार ने अडानी का नाम लिया, उस दिन से बीजेपी या महायुति जो आप कह लो, बैकफुट पे चली गई। आपने क्रिकेट टर्म की यूज की थी शुरू में, मैं क्रिकेट टर्म में बताता हूँ। आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया, जो आखिरी स्लॉग ओवर्स होते हैं वो महाविकास आघाड़ी ने बेहतरीन बैटिंग की है। मोमेंटम मैच, फाइनल मैच में जाने से पहले महाविकास आघाड़ी के साथ है, क्योंकि पिछले 3 दिन में जो एग्रेसिव कैंपेन महाविकास आघाड़ी का हुआ है महाराष्ट्र में, वो देखने लायक है। 84 साल के शरद पवार इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी से भी पंगा ले लेना, मेरे से मत लेना। उद्धव ठाकरे भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं एकनाथ शिंदे के लिए कि दम है तो अपने बाप के नाम पे वोट मांग के देख, मेरे बाप के नाम पे मत मांग। ये जब एग्रेशन इस लेवल तक पहुंच जाना, ऐसी भाषा की शुरुआत भी बीजेपी ने की, इनकी गलती नहीं। जब आप कटोगे तो बटोगे के नारे से शुरुआत करते हो, लेकिन जब वो कटोगे तो बटोगे भारी पड़ने लगा, तो प्रधानमंत्री योगी जी का वैसे ही नहीं इस्तेमाल कर सकते थे नारा, अपना गढ़ा एक है तो सेफ है। तो उन्होंने सोचा नहीं था कि अजित पवार फिर ये अडानी वाला खुलासा कर देंगे और वो सेफ को ऐसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब राहुल गांधी के चेहरे पे आप एक अलग सी मुस्कान आप देख सकते थे आज, कि भाई 2 साल की मेहनत के बाद कहीं तो उनके जो आरोप है उसको सच्चाई उसकी सामने आई। क्योंकि अब तो ईमानदारी से बताऊं तो बहुत सारे तो कांग्रेस के लोग भी अब इससे दूर जाने लगे थे अडानी वाले मुद्दे से, कि यार इसीलिए आज जब झारखंड में उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे सवाल पूछा गया कि आपके सीएम तो उससे पैसे लेते हैं और आप उसके, तो उन्होंने कहा कि मैं जो प्रोसेस के जरिए अगर कोई काम मिलता है मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। हमारी सरकारें प्रोसेस फॉलो करते हुए काम देती हैं, तो अडानी हो चाहे कोई भी ले सके, खिलाफ उसके हूं जहां प्रोसेस को साइड करके फेवरिज्म किया जाता है। और धारावी में यही हुआ है, इसलिए धारावी को अपने चुनाव प्रचार की धुरी बना लिया कांग्रेस ने। और इस बार महाराष्ट्र में आप किसी से भी पूछिएगा, पौरे साहब बढ़िया बताएंगे कि ऐसा एक भी मुद्दा नहीं महाराष्ट्र में जो अक्रॉस द महाराष्ट्र आपको लग रहा हो। बेल्ट वाइज अलग अलग स्थानीय मुद्दे बहुत सारे हो गए हैं, और जब स्थानीय मुद्दे हैवी होते हैं तो बीजेपी हमेशा बैकफुट पे होती है। बीजेपी को एक ऐसा मुद्दा चाहिए होता है जो अक्रॉस द स्टेट पूरा चले, जैसे देशभक्ति का हो। इसलिए उन्होंने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। उनको मालूम था कि अगर ये चल गया तो ठीक है, नहीं चला इसलिए वो बैकफुट पे हो गए बुरी तरह से। इसलिए जो है वो महाराष्ट्र से ज्यादा चिंता अमित शाह को मणिपुर की हो गई कि मणिपुर की सरकार बचानी है किसी भी तरह से। तो ये जो आखिरी के 3-4 दिन का एग्रेसिव कैंपेन जो दिखा, उससे मोमेंटम, देखिए फिर वो लोग कहेंगे कि जी मोमेंटम तो ऐसा हरियाणा में भी था फिर भी हार गए। सही बात है, बैक ऑफ द माइंड सबके हमारे यही है कि अगर हरियाणा में वैसा हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, महाराष्ट्र में भी कुछ हो सकता है। लेकिन प्रेजेंट तस्वीर तो यही कहती है कि मोमेंटम महाविकास आघाड़ी के साथ है। और राहुल गांधी ने जिस अंदाज में आज वो तिजोरी खोली और उसके बाद झारखंड में जाके जिस तरह से हर चीज पे बात की, और यहाँ तक कि एक एनडीटीवी के जर्नलिस्ट को उन्होंने बाकायदा मखमल स्टाइल में वहां पर जो है वो उसकी वो भी कर दी, बखिया भी उखेड़ दी। जब वो कहने लगे, उन्होंने जब सवाल पूछा राहुल गांधी से जातिगत जनगणना पर, तो उन्होंने इंग्लिश में पूछा, राहुल गांधी ने इंग्लिश में जवाब दिया। राहुल गांधी हिंदी में जब उसका जवाब देने लगे तो पत्रकार बोले नहीं चाहिए। तब उन्होंने कहा कि एनडीटीवी से हो, तो उसने कहा हाँ। हाँ मेरे को पहले था पता था एनडीटीवी से, क्योंकि एनडीटीवी वाले कभी भी हिंदी में जातिगत जनगणना पे जवाब नहीं चाहते। तो वो एक इस तरह का है। लेकिन कल प्रियंका गांधी का इन्होंने जिक्र किया, प्रकाश जी ने, क्या बढ़िया उन्होंने जब वो झंडे ऊपर से लगा तो प्रियंका गांधी ने नीचे से क्या सही जवाब दिया कि बीजेपी वालों को मेरी शुभकामनाएं, लेकिन जीतेगा तो महाविकास आघाड़ी ही। तो वो एक ठीक है, प्यार से बढ़िया संस्कृत तरीके से वो जवाब दे रहे हैं। उस तरफ से भाषा जो भी इस्तेमाल हो, जैसी भी भाषा हो, उस स्तर तक ये तो पक्की बात है ना कि कांग्रेस में डीएनए नहीं है, उस स्तर तक नहीं उतर सकते। जो कोई उतरते हैं वो कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, इसलिए वो अब अवॉइड करते कांग्रेस। लेकिन मैं ज्यादा हैरान आज शरद पवार की
एग्रेशन को लेके इस चुनाव में, ऐसा लगा कि शरद पवार ने एक दिल पे लिया बात की ये जो अजीत पवार और जो जितने भी गए थे उनको छोड़ के उनका पॉलिटिकल कैरियर वो एक तरह से निपटाना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुझे शरद पवार ने कहा आखिरी चुनाव है, इसको आखिरी में वो बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं, मैदान साफ करना चाहते हैं सुप्रिया सुले के लिए। और शरद इधर उद्धव ठाकरे के लिए तो करो या मरो वाली बात है, वो खुद भी मानते हैं कि अगर नहीं परफॉर्म कर पाए तो उन्हें राजनीति से शायद दूर जाना पड़ेगा। तो ये चीज इसलिए मुझे महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग इस बार लग रहा है। बड़ा लोग अगर लोकसभा चुनाव और हरियाणा चुनाव की तरह शांत है, नहीं कुछ सच बोल रहे हैं, तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या ये स्ट्रेटेजी आगे काम करेगी, क्योंकि झारखंड का बिल्कुल अलग हिसाब किताब है। वहां एक अकेली कल्पना सोरेन पूर्व पे सब पे भारी है। मैं कहूंगा अगर झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है, मैं उसका 70% क्रेडिट अकेली कल्पना सोरेन को दूंगा। उस अकेली लेडी ने पूरी गेम बदली है। मैं बताऊं आज की डेट में हेमंत सोरेन से ज्यादा पॉपुलर कल्पना सोरेन है झारखंड में। इवन कांग्रेस के कैंडिडेट उन्हें चाहते हैं कि वो उनके यहाँ पर आके प्रचार करे, उनकी डिमांड ज्यादा थी। तो ओवरऑल अगर अब मैं अगर इसके दो चुनाव को देख रहा हूं तो ओवरऑल मैं ये देख रहा हूं कि फिलहाल ऑन द ग्राउंड ऑन द लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने एडवांटेज के साथ जो है वो पोलिंग पे जा रही है। हाँ, झारखंड में मामला अभी भी टाइट लग रहा है, वहां कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर वही कि अगर खेल हरियाणा जैसा हो जाए तो फिर अल्लाह मालिक। प्रदीप सर, क्योंकि आपको निकलना है, मैं आपसे एक सवाल और ले लेता हूँ, उसको बस उसके बाद फिर आप निकल जाएगा। सर ये ठीक है, ये सारी चीजें, लेकिन जो भाषा है जिसके लिए कई बार कहा जाता है कि ठीक है भाषा मर्यादित होनी चाहिए फलाना ढिमका, मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं, भाषा की मर्यादा और एग्रेशन की वो बात कर रहे थे। एग्रेशन और मर्यादा का फर्क हमारे दर्शकों को समझना होगा, क्योंकि मर्यादा कहाँ पर जाकर के ठहरती है और एग्रेशन क्या चीज होती है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि फिर बात होने लगती है कि तुम लोग तो भाजपा की भाषा को ऐसे कह देते हो और कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले बोलते हैं तब तुम लोग उनके साथ खड़े हो जाते हो। तो एग्रेशन और मर्यादा का अंतर मैं दर्शकों के लिए करता। प्रदीप सर, सवाल मेरा ये है कि राहुल गांधी की मुस्कान की आपने जिक्र किया, क्या इस मुस्कान में जीत की झलक दिख रही है? देखा जाए, माना जाए जीत की, या फिर हरियाणा मॉडल जय हो, बाकी सब ठीक है, हम तो देश की यात्रा पर वहीं से जिता करके आएंगे? नहीं, रामप्रकाश आपने बिल्कुल सही है। जीत की उम्मीद, झलक तो नहीं, जीत की उम्मीद और एक जो आत्मसंतुष्टि, दोनों चीजें उसमें दिख रही कि भाई जो मैं कह रहा था वो सच निकला, बात ऐसे ही नहीं कर रहा था। और जीत की एक उम्मीद दिख रही है कि ये चीज इफेक्ट करेगी, क्योंकि धारावी, जैसे अरुण सर ने कहा कि छोटी जगह नहीं है धारावी, बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से 15 लाख के आसपास आबादी, अगर मैं वहां गलत नहीं हूं, तो वो छोटा मुद्दा नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई के का इफेक्ट पड़ता है, पूरी मुंबई पे इफेक्ट पड़ता है अगर आपको धारावाही का जैसा इशू मिल जाता है। और मुंबई एक कमजोर कड़ी है, इस बार भी है, महाविकास आघाड़ी के लिए कमजोर कड़ी है मुंबई। अगर मुंबई में आपको मोमेंटम मिल जाता है तो इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। बाकी जगह तो किसानों के मुद्दे और कई जगह कांग्रेस, अपने विदर्भ वगैरह में कांग्रेस है ही स्ट्रांग, तो मुंबई में मोमेंटम मिलेगा, उद्धव ठाकरे को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा। तो अगर ये मुद्दा काम कर जाता है और इस तरह से, जिस तरह से वो लग रहा है कि जो तीनों पार्टियां महाविकास आघाड़ी में खास करके उनके जो कॉन्फिडेंस को देख के लग रहा है कि देखिए, हम चाहे जितने मर्जी सोफोलॉजिस्ट के साथ बैठ जाए, हम खुद जितना मर्जी चले जाए, लेकिन जो खबर पॉलिटिकल पार्टीज के पास होती है, जो नेताओं के पास होती है, ग्राउंड रियलिटी के सबसे नजदीक वो होता है। मैं आज भी मानता हूं कि पॉलिटिकल जो लीडर है या पार्टीज है, उनसे ज्यादा असलियत किसी को नहीं पता होता ग्राउंड में हो क्या रहा है। तो मुझे उनके चेहरे पर पढ़ के ऐसा लग रहा है कि उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि हम अच्छे मोमेंटम के साथ 20 तारीख के लिए तैयार है। अब सवाल सिर्फ इतना उठता है कि क्या 20 तारीख को ये तीनों पार्टियां अपने वोटर्स को मतदान केंद्र तक ले जाने में कामयाब हो पाएंगी? यहां पर हमेशा से संघ और बीजेपी का कैडर भारी पड़ता है इन पे, वो अपने हर एक को निकाल के लेके जाते हैं। ये कितना इस बार लेके जाते हैं? एक कांग्रेस के लीडर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा हरियाणा से हमने जो सबसे बड़ी सीख ली है, वो सीख ये ली है कि महाराष्ट्र में इस बार बड़े अलग तरीके से चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, बड़े बड़े नेता सारे उतारे, लेकिन बहुत बड़ा एरिया नहीं दिया उनको, छोटे छोटे पॉकेट्स दिए हैं। और वो बिहाइंड द कैमरे पे आगे नहीं, वो बिहाइंड द कर्टन रह के ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। उन्होंने छोड़ा नहीं है, अब जाके निकलेंगे वो सारे वहां से। कोई आपने देखा होगा, कोई बहुत बड़े बड़े बयान कांग्रेस के बड़े नेताओं के नहीं आ रहे हैं, पीछे रह के काम कर रहे हैं वो, और छोटे छोटे एरिया में काम किया है।
तो वो एक स्ट्रेटेजी अगर हरियाणा से सबक लेके उन्होंने की है, अगर वो कामयाब होती है और उसको कन्वर्ट कर पाते हैं वोट में, वोटर्स को मतदान केंद्र तक ले जाने में कामयाब हो पाते हैं, फिर ये राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, तीनों के चेहरे की जो खुशी और जो कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा है, ये टिक पाएगा। वरना इससे क्या होगा, इतना हरियाणा से कॉन्फिडेंस में डेंट नहीं लगा था जितना महाराष्ट्र से लग जाएगा। महाराष्ट्र, क्योंकि झारखंड में तो वो भी मानते हैं, कांग्रेस भी मानती है कि टाइट है मुकाबला, वहां पर इतना इजी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र का झटका शायद बहुत भारी पड़ सकता है, और न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि इंडिया गठबंधन पे बहुत बड़े जो है वो दरार पड़ने का डर बैठ जाएगा उससे।